ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर में खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी पैट स्पेशल की इस श्रृंखला में हम लोग आज बात करने वाले हैं टेबल चार्ट की। अभी तक की जितनी भी वीडियो आपकी गई हैं उन सभी में हम लोगों ने डीआई के एक एक कॉन्सेप्ट को समझा है, चाहे फिर वो बार ग्राफ हो, चाहे फिर वो पाई चार्ट हो और चाहे फिर वो लाइन ग्राफ हो। आज हम लोग शुरुआत करेंगे टेबल चार्ट की। देखिए, पहले दिन से ही हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये जो डीआई है, डीआई को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब कि कुछ नहीं है, इसके जितने भी टाइप्स हैं उन सभी में डेटा को इंटरप्रेट किया जा रहा है, यानी डेटा को रखने का एक क्रम है। चाहे वो है किसी भी क्रम में डेटा को रखे, लेकिन वहाँ पे जो खेल होगा, मेन खेल बस यही होता है कि आपको डेटा को बखूबी पहचानना है और उनसे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं टेबल चार्ट की। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टेबल चार्ट के बारे में। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है टेबल चार्ट का मतलब क्या होगा कि एक चार्ट, एक ऐसा चार्ट जिसमें डेटा को कहाँ रिप्रेजेंट किया जाए, टेबल बनाकर रिप्रेजेंट किया जाए। यानी यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ एक टेबल दिखेगी, उस टेबल में एक डेटा को दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो आज हम लोग टेबल चार्ट की बात करने वाले हैं और टेबल चार्ट का किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ये आपको अपने बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए जरा, सबसे पहले हम बोर्ड पर देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। निर्देश को देखिए क्या कह रहा है कि निम्न तालिका, ये आपकी क्या बनी हुई है, एक तालिका बनी हुई है। इस तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दुकान में 4 विभिन्न ब्रांडों की 3 अलग अलग घड़ियों के स्टॉक के बाद देखिए आप क्या क्या कह रहा है, स्टॉक सैकड़ों में दिए गए हैं। यानी कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं ये आंकड़े किस में है, सैकड़ों में है। तालिका दर्शाती है, क्या दर्शाती है, देखिए अब तालिका को देखिए, यानी कि टेबल जो बनी हुई है, इस टेबल को आपको देखना है कि इस टेबल में क्या क्या दिया गया है। देखिए, एक तरफ है प्रकार या स्टॉक सैकड़ों में, और एक तरफ देखिए आपकी घड़ी चल रही है, टाइटन है, सोनाटा है, फॉसिल है, टाइमेक्स है। वहीं नीचे इधर की तरफ आप मूव कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे एक तरफ एनालॉग है, डिजिटल है और ऑटोमेटिक है। यहाँ पे जो आपको आंकड़े दिए गए हैं जैसे 60 है, 45 है, 50 है, 30 है, ये सभी आंकड़े क्वेश्चन में आपसे पहले ही कह दिया गया है कि ये सभी आंकड़े किस में है, सैकड़ों में है। ठीक है ना। तो जैसे 60 ना होके क्या होगा, 60 गुना 100 यानी कि 6000 होगा। ऐसे ही 45 ना होके क्या है, ये 45 गुना 100 यानी कि 4500 है। ठीक ऐसे ही अगर 70 की बात की जाए तो ये 70 नहीं है, 70 गुना 100 7000 है। यानी कि 7000 ना लिखकर यहाँ पे 70 लिख दिया गया है, लेकिन आपसे पहले ही निर्देश में यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं सवाल में, उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो इसके स्टॉक है वो सैकड़ों में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, सैकड़ों में दिए गए हैं। चलिए हम लोग पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपने अभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। अब आप देखिए पहला सवाल आपको क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि 3 प्रकार की घड़ियों का उपलब्ध औसत स्टॉक क्या है। देखिए, घड़ियां हमारे पास कितने प्रकार की हैं, घड़ियां हमारे पास सिर्फ 3 प्रकार की ही हैं। कंपनी उनकी भले ही अलग अलग है, जैसे एक टाइटन की है, एक सोनाटा की है, एक फॉसिल की और एक टाइमेक्स की है, लेकिन घड़ियों की प्रकार की अगर बात की जाए तो घड़ियां सिर्फ 3 प्रकार की ही हैं। एक एनालॉग है, एक डिजिटल है और एक ऑटोमेटिक है। तो यही कह रहा है कि 3 प्रकार की जो घड़ियां हमें दी गई हैं, ठीक है ना, इन सभी का उपलब्ध औसत स्टॉक बताइए, यानी कि हमें एवरेज निकालना है। बात वही है, हमने अभी स्टार्टिंग से ही बात की है कि यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन वही होते हैं, या तो आपसे औसत पूछ लेगा या परसेंटेज पूछ लेगा। तो हमसे औसत पूछ रहा है। औसत का फॉर्मूला हम सभी को पता होता है कि औसत क्या होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले डेटा की, यानी कि आंकड़ों की, कि आंकड़े हम कैसे लिखें। देखो, अगर हम लोग बात करें कि एनालॉग घड़ियों की अगर हम बात करें तो कुल एनालॉग घड़ियां कितनी है हमारे पास, तो कुल एनालॉग घड़ियों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये 60 ना होके कितनी होगी, ये 60 गुना 100 यानी कि 6000 होगी। ऐसे ही 45 ना होके कितनी है, 45 गुना 100 यानी कि 4500 है। ऐसे ही 50 ना होके कितनी है, 50 गुना 100 यानी कि 5000 है। और ऐसे ही अगर बात की जाए टाइमेक्स की, तो टाइमेक्स की एनालॉग घड़ियां कितनी है, 30 नहीं है बल्कि 30 गुना 100 3000 है। बात समझ में आ रही है। तो एनालॉग घड़ी के प्रकार हमने देख ली कि एनालॉग में कुल कितनी घड़ियां आ रही हैं। वही हम देखें डिजिटल में, अगर डिजिटल में हम लोग बात करें, डिजिटल में कितनी है, तो देखिए जरा डिजिटल की देखते हैं। डिजिटल में टाइटन की घड़ियां कितनी है, 70 गुना 100 यानी कि 7000 हैं।
वहीं अगर हम बात करें सोनाटा की, तो सोनाटा की 50 गुना 100 यानी कि 5000 हैं। और अगर फॉसिल की बात करें तो कितनी डिजिटल घड़ियां हैं, 4000 हैं। और अगर हम बात करें टाइमेक्स की तो कितनी है, 2500 है। इतनी बात क्लियर है। वहीं तीसरे प्रकार की घड़ी आती है, वो कौन सी है, ऑटोमेटिक। कौन सी है, ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक में क्या है, देखिए जरा, टाइटन की कितनी है, 5500 है। वहीं अगर हम बात करें सोनाटा की तो कितनी है, 3500 है। वहीं अगर हम बात करें फॉसिल की तो कितनी है, 6500 है। और वहीं अगर हम बात करें टाइमेक्स की तो 3500 है। देखिए हमने यहाँ पे जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी आंकड़ों को हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब बात एक चीज ये समझिए, यहाँ हमने वास्तविक आंकड़े यानी कि एक्चुअल डेटा को नोट किया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए अगर हमसे वह रेशियो पूछता या परसेंटेज पूछता तो जो भी आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 60 है, 45 है, 50 है, 30 है, तो इन्हीं आंकड़ों को लेकर चलते हैं, हम इसमें 100 का गुना नहीं करते। लेकिन चूंकि यहाँ पे औसत पूछा जा रहा है तो औसत का मतलब है एक्चुअल वैल्यू हमें चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब हम इसमें 100 का गुना करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस में ही हमसे कह रहा है कि ये जो जितने भी आंकड़े आपको टेबल में दिए गए वो सभी सैकड़ों में है, यानी कि इन मल्टीपल ऑफ 100 है, 100 के गुणक हैं, 100 के मल्टीपल हैं। अब यहां पे देखिए, अब सबसे पहले औसत जब आपको निकालना है तो इन सभी 3 प्रकार की घड़ियों की टोटल कितनी घड़ियां हो रही हैं पहले हमें ये पता करना होगा। तो टोटल के लिए देखो हमने बीच में क्या लगाया है, प्लस लगाया है। तो अब हम सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। देखिए जोड़ेंगे तो देखिए 2 जीरो में सब जगह दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 जीरो ही आने हैं एंड में। अब यहां पे देखिए 5 है और कहीं कुछ नहीं है, तो ये 5 लिख दिया जाएगा। अब यहां पे देखिए 6 4 10, 10 5 15 और 15 3 18, यानी ये टोटल कितने हो गए, 18500। आई थिंक आप लोग ऐड तो करना जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे लेकिन 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब है 5 0 0 ये हो गया। अब देखिए 5 4 9, 9 2 11, 11 7 18, तो ये भी 18500 है। ठीक ऐसे यहाँ पे आ जाइए, 2 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो उतर जानी है। अब देखिए 5 5 10, 5 15, 5 20 की जीरो और हासिल लगा 2। अब देखिए 5 3 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 और 2 19, ये कितनी हो गए, 19000 हो गई। अब ये टोटल हो गई हमारे पास। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 5 10, 2 जीरो तो ऐसे ही है, 5 5 10 की जीरो हासिल लगा 1, 8 8 16, 16 और 9 25, 25 और 1 26 की 6 हासिल लगा 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो ये कितनी घड़ियां हो गई, 56,000 हो गई। अब 56,000 घड़ियां हैं हमारे पास और हम भाग किससे देंगे, बताइए। औसत कब निकालते हैं, औसत होता है नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं उन सभी आंकड़ों का सम, तो सम तो निकल के आ गया है कितना, 56,000। अब कितने आंकड़े थे, तो 3 प्रकार की ही तो घड़ियां थी, तो किससे भाग देंगे, 3 से। देखिए जरा भाग दीजिए, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 8 24, कितना बचा 2, 3 18, कितना बचा 2, फिर 3 18 और फिर 3 18। अब देखो अब भाग जाएगा नहीं, क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ठीक है ना, 3 18 होगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाए 20 हो जाएगा, फिर 3 18 हो जाएगा, यानी ऐसे ही चलता रहेगा। आपको पहला ही आपको एकमात्र ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो इस टर्म में है, तो जरूरी नहीं है आप पूरा भाग दें, ठीक है। एकमात्र ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा पहला ऑप्शन क्या है इसका, देखिए जरा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 18,456, दूसरा है 17,634, 17,634 तो होना नहीं है, 18,666, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। तो 18,666.666 चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर होना है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको इस सवाल में कोई समस्या नहीं रही होगी, वही सवाल का तरीका वही है, पैटर्न वही है, बस डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदला है। हमने पाई चार्ट में भी देखा था, ठीक ऐसे ही औसत निकालते थे हम लोगों ने, बार ग्राफ में ठीक ऐसे ही औसत निकाला हम लोगों ने, लाइन ग्राफ में भी ठीक ऐसे ही औसत निकाला, और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी औसत निकाल रहे हैं, जहां पर क्या दिया गया है, टेबल चार्ट दिया गया है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग से ही पहले से ही आपको डिस्कस करते आ रहा हूं कि जो DI होता है इसमें आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदलेगा, लाइन में आ जाएगा, लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा डेटा को, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल पूछने का तरीका नहीं बदलेगा, सवाल हमें वैसे
ही करना है, औसत हमें वैसे ही निकालना। क्या कभी औसत का फॉर्मूला बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो औसत तो वैसे ही निकालना, बस क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदलेगा। तो मेरा मेन काम यही है, डेटा को कैसे भी रिप्रेजेंट करो आप, बस मुझे जो डेटा चाहिए वो डेटा मुझे वहां से निकालना है। तो मैंने सारे डेटा निकाला। एनालॉग की घड़ियां हमने टोटल निकाली 18500 थी, डिजिटल की निकाली कितनी थी? 18500 ही थी। ऑटोमेटिक की निकाली कितनी आई? 19000 आई। चूंकि हमसे औसत पूछा गया तो हम तीनों को ऐड करेंगे, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 56000 आया। अब औसत क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी दिए गए आंकड़ों का योगफल। तो ये तो 56000 था, और बटे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या हम किसकी निकाल रहे थे? इन 3 प्रकार की घड़ियों की ही तो निकाल रहे थे। तो हम 3 से क्या दे देंगे? भाग। तो हमारा औसत क्या आएगा? हमारा औसत ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे? देखिए, हमसे कह रहा है कि सोनाटा घड़ियों का स्टॉक तीनों प्रकार के फॉसिल घड़ियों के स्टॉक से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, सोनाटा घड़ियों के स्टॉक की अगर बात कही जाए तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो हमसे प्रतिशत कमी पूछी जा रही है, यानी जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। अब आपको एक बात याद आ गई होगी, जैसे ही परसेंटेज आपने सुना होगा कि यहाँ पे हमें वास्तविक यानी कि एक्चुअल डेटा की कोई जरूरत नहीं है। जो डेटा हमें दिया गया ना टेबल में, हम बस उसी को लेकर कैलकुलेट कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सवाल को। सोनाटा घड़ियों की अगर हम बात करें तो सोनाटा घड़ियां देखिए, एनालॉग की कितनी है? 45 है। डिजिटल की कितनी है? 50 है। और ऑटोमेटिक की कितनी है? 35 है। यही 3 प्रकार की घड़ियां थी सोनाटा में। जोड़ेंगे तो 5 5 10 की जीरो हासिल लगा 1, 5 5 10 और 3 13, यानी 130। यही हमारी कौन सी घड़ियां हो गई? सोनाटा घड़ियों का स्टॉक हो गया। वही तीनों प्रकार के फॉसिल घड़ियां, तीनों प्रकार की अगर फॉसिल घड़ियों की बात कही जाए तो तीनों प्रकार की फॉसिल घड़ियां कितनी थी? 50 थी, 40 थी और 65 थी। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 5 और 6 4 10 और 5 15, ये कितनी आ गई? 155। ठीक है, तो देखो तीनों प्रकार की फॉसिल घड़ियां कितनी है हमारे पास? 155। वही तीनों प्रकार की सोनाटा घड़ियां कितनी है हमारे पास? 130। अब हमसे क्या कह रहा है? अब हमसे यहां कह रहा है कि लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो कौन कम है? देखिए जरा, सोनाटा घड़ियां कम है। कितनी कम है ये पता करने के लिए घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 और 2, यानी कि 25। कितनी कम है? 25 कम है। कितनी कम है? 25 कम है। कितने पर? कितने पर? तो आप कहेंगे सर 155 पर। कितने पर? 155 पर। परसेंट के लिए 100 का गुना, परसेंट के लिए 100 का गुना। इतनी बात समझ में आ रही है कि ये 25/155 कैसे आया है? ठीक है, देखिए सवाल में कह रहा था कम है, तो कितनी कम है पता करने के लिए घटाया, तो यानी 25 कम है। अब कितने पर कम है? तो 155 पर कम है। कितने पर कम है? 155 पर कम है। तो भाग किससे देंगे? 155 से। परसेंटेज निकालना है तो किससे गुना करेंगे? 100 से। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 31 बार। क्लियर है बात? अब देखिए 31 से कहीं भी 5 नहीं कटने वाला है, ना ही 31 से 100 कटने वाला है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि यहां पे हमें भाग देना होगा। भाग देना होगा किसका? 31 का। किससे? 500 से। किससे भाग देना होगा? 500 से। तो बताइए, भाग देना सब जानते ही हैं। कितने बार पहाड़ा पड़ा जाएगा? एक बार। कितना आएगा? 31। 50 में से 31 गया, कितना बचेगा? 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 19 बचेगा। 1 जीरो यहां उतर जाएगी। अब बताइए ये हो गया 31, ये हुआ 190। तो बताओ कितने बार पहाड़ा पड़ा जाए 31 का कि 190 के आसपास पहुंचा जाए। तो हमें पता है 6 तिया 18 होता है, तो हम 6 बार पहाड़ा पढ़ लें। तो देखिए कितना आएगा? 6 एकम 6 और 6 तिया 18, यानी 186। अब देखिए जब हम इनको घटाएंगे शेषफल कितना मिलेगा? 4। क्या अब 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो एक तो ये चीज है कि हम यहाँ पे पॉइंट लगाएं। क्या लगाएं? पॉइंट लगाएं। पॉइंट लगाएंगे तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। और फिर 31 एकम 31 होगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। फिर 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 31 का फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे? 31 दूनी 62, 31 तिया 3 बार करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 बार ही जाएगा। कितना होगा? 62। इसका मतलब क्या है कि ये भाग जाता रहेगा आगे। लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ पे कोई भी एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो 16% है। आप ऑप्शन सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो
कौन सा है, 16% है। बाकी देखिए एक ऑप्शन 11% है, एक 14% है, 21% है। यानी कोई भी परसेंटेज ऐसा नहीं है 16 के आसपास भी हो, यानी 16 पॉइंट में कुछ हो या 17% हो। ना तो यहाँ 17% दिया गया है, ना ही यहाँ पे कोई 16 के आसपास का परसेंटेज दिया गया, सिर्फ एकमात्र परसेंटेज दिया गया 16%, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो आप खुद बताइए यहाँ पे आप आंसर क्या मारेंगे, यहाँ पे आप आंसर 16% ही मारेंगे। तो इसका पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लगभग कितना आ रहा है, 16% ही आ रहा है। लगभग कितना आ रहा है, 16% आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16%। अगर एक्चुअल में हमें यहाँ पे दिया जाता ऑप्शन 16 पॉइंट में, तो हम यहाँ पे क्या करते, पूरा भाग देते। लेकिन चूंकि आपको ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन जो 16% है, इसका मतलब है इसका लगभग आंसर कितना आना है, 16% ही आना है। तो हम अब आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम जैसे ही 16 तक पहुंचे थे और पॉइंट लगाया था, तो हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि इसका आंसर एकमात्र ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसका आंसर कितना है, 16%। आई थिंक आपको यह बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं था, बस प्रतिशत कमी निकालनी थी। प्रतिशत हम लोग जानते ही हैं, पहले दिन से प्रतिशत कमी निकालते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सवाल में कोई समस्या आई होगी। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एनालॉग टाइटन घड़ी का स्टॉक, एनालॉग टाइटन घड़ी का स्टॉक एनालॉग घड़ियों के कुल स्टॉक का लगभग कितने प्रतिशत है। यहां पे भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज। तो जब आपसे यहां पे परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो हमें वास्तविक वैल्यू यानी कि सभी वैल्यू में 100 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो टेबल में डेटा दिया गया है, हम बस उसी डेटा को लेकर कैलकुलेट करेंगे। देखिए जरा, एनालॉग टाइटन घड़ी का स्टॉक, अगर मैं एनालॉग टाइटन घड़ी की बात करूं तो आपको टेबल सामने दिख रही होगी। टाइटन है और टाइटन में भी कौन सा टाइप है, एनालॉग। तो कितनी थी ये, 60, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एनालॉग घड़ियों के कुल स्टॉक, अगर एनालॉग घड़ियों के कुल स्टॉक की बात की जाए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनको जोड़ना होगा। एनालॉग घड़ियों के कुल स्टॉक कितने हैं, 60 है, 45 है, 50 है और 30 है। तो कुल का मतलब है टोटल, जोड़ोगे तो ये 5 आएगा, ये 6 4 10, 10 5 15 और 3 18, ये कितना आ गया, 185। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एनालॉग टाइटन घड़ी का स्टॉक, एनालॉग टाइटन घड़ी का स्टॉक एनालॉग घड़ियों के कुल स्टॉक का लगभग कितने प्रतिशत है, यानी हमें सीधा परसेंटेज निकालना है। तो देखिए कुल स्टॉक कितना था, 185। तो कुल स्टॉक का, तो हम किसको रखेंगे नीचे, 185 को, क्योंकि जिसकी तुलना होती है उसको हम कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। अब देखिए ऊपर क्या है, 60, गुना करेंगे किससे, 100 से। देखिए किससे कटेगा, 5 से काट लो पहले, 5 से कटेगा तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, कितना बचा, 1, 5 दूनी 10, 12 बचा। अब देखिए 37 से क्या 12 जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे फिर से भाग लगाना होगा। तो 37 का भाग लगाना है कितने में, 12 में, नहीं 1200 में। तो देखिए 37 का भाग जब हम 1200 में देंगे, तो आप बताइए कितने बार पहाड़ा पढ़ा जाए, 4 बार पढ़ा जाए, नहीं जी 3 बार ही पढ़ा जाएगा। क्योंकि देखो 120 में भाग देना है 37 का, तो 3 बार ही पहाड़ा पढ़ोगे तो हम 120 के आसपास पहुंच जाएंगे। 7 या 21 की एक हासिल लगा दो, 3 त्रिका 9 और 2 11, यानी कि ये 111 हुआ। देखो 4 बार पढ़ते ना तो 120 से ऊपर पहुंच जाते, इसलिए 3 बार ही पहाड़ा पढ़ा जाएगा। अब देखिए शेषफल कितना बचेगा, तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचेगा 9 शेषफल। अब देखिए 1 0 यहाँ से उतर आएगा, तो अब देखिए ये हो गया
5 सत्ते 35। अब बताइए क्या अब ये कट रहे हैं किसी से सिवाय एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं को काट देता है, क्या एक को छोड़कर किसी भी संख्या से ये कट रहे हैं? तो देखो अगर मैं 18 की बात करता ना तो 18 से 18 तो कट रहा है, लेकिन 18 दूनी 36 होता है, यहाँ पे कितना है 37, तो ये तो नहीं कट रहा है। तो अब कोई भी संख्या आप लीजिए ना, तो कोई भी संख्या अगर आप लेंगे तो ये 18 और 37 आपस में किसी भी संख्या से नहीं कट रहे होंगे, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी रेशियो कितना होगा 18:37। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि टाइमेक्स और टाइटन घड़ियों का रेशियो कितना निकल के आएगा 18:37। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको इस सवाल में कोई समस्या होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, ये हमारा आखिरी सवाल है इस टेबल चार्ट का। तो देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि चार ब्रांडों के ऑटोमेटिक। अब देखिए 4 ब्रांड का मतलब क्या है, एक ब्रांड टाइटन है, एक सोनाटा है, एक फॉसिल है और एक टाइमेक्स है। ये इन्हीं 4 ब्रांडों के ऑटोमेटिक और डिजिटल घड़ियों के स्टॉक का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हम 4 ब्रांड की बात करते हैं तो टाइटन है, सोनाटा है, फॉसिल है और टाइमेक्स है। वहीं अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो ऑटोमेटिक में इन 4 ब्रांड का कुल योग कितना बन रहा है, तो देखेंगे अगर हम तो ऑटोमेटिक में देखो 55 है टाइटन की घड़ियां, 35 हैं सोनाटा की, 65 हैं फॉसिल की और 35 हैं टाइमेक्स की। ये हमारी कौन हो गई, ऑटोमेटिक हो गई। कौन हो गई हमारी ये, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक के 4 ब्रांड हमने लिख लिए हैं। इनका टोटल कितना होगा, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 की 0 वहां से लगा 2, 3 और 2 5, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16, 3, 19, यानी ये कितना आया 190। वहीं अगर हम बात करें किसकी, वहीं अगर हम बात करते हैं डिजिटल घड़ियों के स्टॉक की, तो डिजिटल घड़ियों की अगर हम बात करें तो इनके कुल ब्रांड वही 4 हैं। देखिए डिजिटल में 70 हो गई सोनाटा की, नहीं टाइटन की, और 50 हो गई सोनाटा की, 40 हो गई फॉसिल की और 25 हो गई टाइमेक्स की घड़ियां। इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए जब इनको ऐड करेंगे तो ये 5 आया, ये देखिए 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 7, 18। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। देखिए हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था कि इन दोनों घड़ियों के चारों ब्रांडों का अंतर बताइए कितना होगा। 4 ब्रांड हमें पता थे, टाइमेक्स था, टाइटन था, सोनाटा था और फॉसिल था। तो इन्हीं 4 ब्रांडों की एक हम ऑटोमेटिक टाइप की घड़ी की बात कर रहे हैं, एक डिजिटल टाइप की घड़ी की बात कर रहे हैं। जब हमने ऑटोमेटिक के 4 ब्रांड लिए तो ये कितना सम निकल के आया, कितना टोटल निकल के आया इनका 190। ठीक है, वहीं डिजिटल की बात करते हैं तो टोटल कितना निकल के आया 185। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों का अंतर बताइए। अंतर मतलब डिफरेंस हमेशा अधिक से कम को घटाया जाता है, अधिक से कम को घटाया जाता है। यानी कि जो अंतर यानी कि जो डिफरेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव डिफरेंस तभी आ सकता है जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं तो ये डिफरेंस कितना होगा, आप कहेंगे 5। तो क्या कहीं 5 आपको ऑप्शन में दिख रहा है? आपको कहीं पे भी 5 ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। वजह क्यों नहीं दिख रहा है 5 ऑप्शन में? तो आप अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपने सवाल का इंस्ट्रक्शंस पढ़ा होगा तो इंस्ट्रक्शन जब हमने यानी जब सवाल का निर्देश पढ़ा था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि जो टेबल यानी जो इस तालिका में डेटा दिया गया है वह डेटा सैकड़ों में है, यानी कि 100 के मल्टीपल में है। अभी हमने किसी भी डेटा को 100 के मल्टीपल में नहीं लिया था, जो टेबल में लिखा था हमने उसी डेटा को एग्जैक्ट उतार लिया, इसीलिए इस कैलकुलेशन को करना आसान था। अब मान के चलते अगर हम सभी को 100 से गुना करके ऐड करते ना तो थोड़ी बड़ी संख्या मिलती, फिर उसको घटाना थोड़ा मुश्किल होता। अभी हमने क्या किया, हमें जो टेबल का डेटा दिया गया था हमने सिर्फ उसी को क्या कर लिया है, नोट डाउन करके ऐड कर लिया है, तो हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन रही आसान। अब हमें दिमाग में ये भी याद रखना है कि चूंकि जो अभी हमने डेटा लिया है वो एग्जैक्ट डेटा यानी एक्चुअल डेटा नहीं है, वो अभी एक्चुअल डेटा लाने के लिए हमें इसमें किसका गुना करना होगा, 100 का। यानी जो हमारा अंतर आया है इस अंतर में हमें किसका गुना करना होगा, 100 का। तो हमारा आंसर कितना होगा, 500। यही इन दोनों के बीच का क्या होगा, अंतर होगा, यही इन दोनों के बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा। आई थिंक आपको इस सवाल में कोई समस्या नहीं रही होगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके
जरूर बताएं। और आज हम लोगों ने टेबल चार्ट को समझा है, ठीक है। अगली वीडियो भी हम टेबल चार्ट को लेकर आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने पैट श्रृंखला चलाई थी तो हर एक टाइप की दो वीडियो हम लोगों ने डाली है, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, और चाहे अब हम लोग पढ़ रहे हैं टेबल चार्ट को, ठीक है। तो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो थी टेबल चार्ट को लेकर। तो मुझे नहीं लगता है आपको यहाँ पे कोई भी समस्या आई होगी, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी सवालों में डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल रहा है, बाकी पूछे जाने वाले क्वेश्चन वही हैं। इसलिए हमें कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है, क्योंकि पूछे जाने वाले सवाल एग्जाम में भी वही आने वाले हैं, क्योंकि इनसे सवाल ही पूछे क्या जाएंगे, बनते ही सवाल यही हैं, या तो परसेंटेज में बन जाएंगे, या रेशियो में बन जाएंगे, या फिर आपके किस में बन जाएंगे, सिंपली डिफरेंस में बन जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल डेटा को बस उठाना है, यानी डेटा को उठाते समय हमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बस ये देखना है कि जब भी जिस रूप में भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाए उस रूप को बस अच्छे से पकड़ना है कि यहाँ पे कौन सा डेटा किस चीज का है, और हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो हमसे किस डेटा की बात कही जा रही है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर इसी सवाल की बात करें, अगर इस सवाल में आपको 5 ऑप्शन में दिख रहा होता ना, तो बहुत से लोग ये गलती कर देते कि वो 5 ही ऑप्शन पे क्या कर देते, टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे 5 आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बात उसी को पता होती जिसने निर्देश को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो सबसे पहले सवाल को तभी आप आगे मूव फॉरवर्ड करें, सवाल पे तभी आप आगे बढ़े जब आप सबसे पहले सवाल की इंस्ट्रक्शंस को, निर्देश को पढ़ें। निर्देश को पढ़ने से आपको सवाल की अंदर की गहराई समझ में आएगी कि इसमें सवाल में क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आज टेबल चार्ट को लेकर आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक इसी टेबल चार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।